नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिजीत अय्यर मित्रा और वो बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं हमको। उससे पहले आप लोग सभी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आपसे ये भी अनुरोध है कि वीडियो लाइक कर लें और दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएँ, जिससे हम 2 मिलियन मार्क तक शीघ्र पहुँच सकें। अभी हम 1.8 पे ही हैं। तो अभिजीत जी, आप बड़े फ़ेमस हैं इस समय और आपका एक कॉलम, मैं क्या कहूँ, कॉलम कहें उसको या एक फ़ीचर कहें जो चलता है ट्विटर पे, डेली मीडिया गॉसिप, बड़ा हुँ। पॉपुलर हो रहा है। अच्छा। तो डेली मीडिया गॉसिप में आपने बहुत सारे खुलासे किए हैं, ख़ास तौर से आपने कुछ बताई है साहब की कोई जुडिशियल कंसल्टेंसी चलती है, कुछ इधर-उधर के काम चलते हैं, ज़रा थोड़ा बताएँगे क्या है ये? सर देखिए, ये मैंने ना बहुत बार एक्स ट्विटर से कंप्लेन किया है। कोई मेरा हैक करके बार-बार हैकिंग किए जा रहा है। अब देखिए एक अच्छा? अकाउंट पासवर्ड नहीं हो सकता है ना। तो कैसे है ये बार-बार अच्छा। मेरा हैक करके हुँ, ये ट्वीट्स डाले जा रहे हैं मेरे नाम पे। हुँ, ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। तो ये डेली मीडिया गॉसिप जो है, हुँ। ये मेरे खिलाफ एक रचा गया षड्यंत्र है। ये पता नहीं कौन करता है मेरे ट्विटर हैंडल से। मेरी विनती है एक्स वाले अगर कोई देख रहे हैं या ट्विटर वाले कोई देख रहे हैं, वो कृपया ज़रा कुछ इंटरवीन करें और बताएँ कि कैसे ये मेरा अकाउंट बार-बार रोज़-रोज़ हैक होए जा रहा है। That said, I can only speculate on what is being written. I mean, my speculation is as good as yours. अभी लेटेस्ट जो आपका डेली मीडिया गॉसिप है वो मैं पढ़ देता हूँ, ये केवल 8 मिनट पहले आया है। कह रहा है G5, अब ये G5 कौन है? हुँ, G5 members are claiming the cash in-house case has been settled and हुँ, everything will be back to normal in 6 to 8 months. हुँ, Probe has been fixed to say 2-3 lakhs were found. हुँ, For context, former FM was sent to jail for just 9 lakhs. हुँ, Agency sources say the bellwether is the appointment of the new DGP UP. It हुँ, is, if it is the G5 member's relative, it will confirm both that the probe has been fixed and case has been buried. अच्छा, हुँ। तो आप जो हैं वो नेक्स्ट यूपी डीजीपी के अपॉइंटमेंट में भी इंटरफेयर कर रहे हैं। देखिए, वे पता नहीं किसने ट्वीट डाला है, पर मैंने फिर पूछा, जैसे मैंने देखा मेरे को बहुत अलार्म हुआ, जैसे जैसे ही ये ट्वीट होता है, मैं बहुत घबरा जाता हूँ कि भाई मेरे अकाउंट में किसी कौन घुसा है, तो मैं कई लोगों से पूछा। मतलब और ये बार-बार आपका हैक हो रहा है, दिन में 4-5 बार हैक हो जाता है हाँ, और आपने अभी तक पासवर्ड नहीं चेंज किया। मैंने कई बार पासवर्ड चेंज किया है। मैंने ब कई बार तब तो पासवर्ड चेंज किया है। तब तो वी कैलकुलेट हू इज़ हैकिंग। एनीवे, आप क्या देखिए, स्पेकुलेट कर रहे हैं? मेरे को लगता है कि इतने बार पासवर्ड हैक होना मतलब उन्होंने मेरा फ़ोन को हैक किया है। यानी कि ये कोई खुफिया एजेंसी मेरे फ़ोन में घुसा हुआ है, वो मेरा पासवर्ड जानता है और फिर ये कर रहा है। पर मैं स्पेकुलेशन है कि ये कोई दिल्ली में सर्व करते थे और उनको डिसग्रेस में वापस भेजा गया यूपी और पब्लिक नहीं हुआ डिसग्रेस, बस वापस भेजे गए और वो जी5 के नॉमिनी हैं। बहुत लॉबिंग हो रहा है उनके नाम पे कि वही अगले डीजीपी बने। तो इधर क्या होगा आप ही को पता होगा कि क्योंकि आप बाबू लोग ही सब कुछ फिक्स करते हो। तो देखिए फिक्स करने का बहुत तरीका होता है। क्लर्क को पैसे दो, एविडेंस को सप्रेस करो, एविडेंस को करप्ट करो, तो ये सब हो जाएगा। तो यही इनका मैं मानता हूँ इस ट्वीट का यही इशारा है। अच्छा, और जहाँ आपने पूछा जी5 देखिए जी20 क्या है, जी5 जी7 क्या कौन है? जेएस कौन है? वगैरह-वगैरह और भी आपने कई सारे नाम लिए हैं, ये कौन है? देखिए तो ये जी5 इज़ लाइक जी20, जी7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ वैसे ही ये जी5 भी आ जाता है। और इसमें क्या है कि जो मैंने सुना है, एक कोई एडिटर के लड़के हैं, कोई लॉयर्स हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कोई एंकर के भाई हैं। ऐसे एक कार्टेल बना हुआ है
और यही सब कुछ करते रहते हैं इधर-उधर। कई एजेंसी वाले भी हैं इसमें। तो यही सब कुछ जुडिशियल कंसल्टेंसी चलाते हैं। और इनमें से कई लोग सबको दिल्ली में अपैरेंटली कॉल करके बोल रहे हैं कि सेटल हो गया है, अब बोलेंगे कि बस 2-3 लाख पाए गए थे उस आग में। अब मैं क्या जानूँ सर, मेरा अकाउंट हैक हो रहा है, मैं क्या क कर सकता हूँ इसके बारे में? मैं बस लोगों से पूछ के बता सकता हूँ कि क्या सब हो रहा है। ये जेएस मेरे को पता नहीं कौन है, बट शायद जानवरसाला, दैट मस्ट बी शॉर्ट फॉर जानवरसाला। और प्रॉब्लम क्या है कि वो जेएस का जो घर है साउथ एक्स में बहुत अ, 1000 गज का एजेंसी लोग हमेशा बोले जा रहे हैं 1000 गज, 1000 गज। 1000 गज के कई सारे प्रॉपर्टी होते हैं दिल्ली में, इसमें बार-बार ये करने की क्या बात है? बट तो मैंने थोड़ा बहुत पूछा और उन्होंने बोला शायद ये 2 500 गज के थे जिनको इल्लीगली मर्ज किया गया है। अब मेरे को क्या पता सर, जो एजेंसी वाले बोलेंगे वही तो मैं आपको बोल सकता हूँ ना। तो उन्होंने ये बोला और फिर क्या हुआ कि मेरे से तो बोलते नहीं हैं, किसी और से बोलते हैं और फिर वो लोग मेरे को बोलते हैं। और शायद खुफिया एजेंसी उसको सुन के फिर ट्वीट करता है मेरा अकाउंट हैक करके हर बार। और क्या हुआ है कि ये 2 कार्टेल का मिक्सिंग एज़ आई अंडरस्टैंड इट वो उस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है। उसके पास ही कई सारे लोग हैं जो अ, सोशल मीडिया में उनका एक साथ फ़ोटो है, फिर कॉल रिकॉर्ड्स भी एक साथ है, शायद एक जगह पे घर है। अब मैं क्या बता सकता हूँ सर, मैं तो अनजान आदमी हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ मैं। मैं तो आपका शिष्य हूँ, आपके चरणों पे सीखने के लिए आया। अच्छा तो ये बताइए चलिए छोड़िए इसको अब आप बता नहीं रहे हैं कुछ तो हम क्या कर सकते हैं? यू आर ट्राइंग टू And whoever is hacking my account, please stop hacking my account, okay? हाँ, आप I have अपने nothing to ट्रेसेस do with जो है telling वो you. वाइप आउट करने की कोशिश में हैं। खैर कोई बात नहीं, ये बताइए, ये इंडिया टुडे ग्रुप में कौन हैक कर रहा है? आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने इस बार कॉन्क्लेव को एकदम ब्लैकलिस्ट कर दिया था, कोई गया नहीं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में? हुँ, है ना? और इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं क्योंकि एक एंकर बीजेपी वालों के पीछे पड़े रहते हैं और उसका कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाता। दूसरे एंकर थे। वो तो सांसद पति हैं ना, तो उनको ऊपर कैसे क्यों लिया जाएगा? नहीं, 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 नहीं। आप शायद पुल्लिंग स्त्रीलिंग से कन्फ्यूज़ हो गए हैं। मैं पहले छोटे एंकर की बात कर रहा हूँ, बड़े एंकर की नहीं। छोटे अच्छा, एंकर अच्छा, हैं अच्छा। ओके, हाँ, ओके। जो बीजेपी लोगों को रोज़ गालियाँ वर्चुअली गालियाँ देते रहते हैं, खत्म नहीं करने देते सेंटेंस, खुद अपने आप को या तो आप या तो कांग्रेस के प्रवक्ता मानते हैं अपने आप को, तो वही कार्य करते हैं। मानती हैं बोलिए ना, आपका क्या है कि थोड़ा देखिए मेरे ग्रामर को ठीक कीजिए आप हिंदी का। एक हाँ। मैं मद्रासी चौरा, मैं हिंदी नहीं समझता, मेरे को काना काना गाना गाना वो करती करता वो सब ये क्या है, मैं मद्रासी चौरा मैं नहीं जानता। तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। पर जो एक और एंकर हैं, जो कभी भी किसी को गाली नहीं देते, इंटरप्ट नहीं करते, बस सवाल पूछते रहते हैं, उनको 2 बार पब्लिक अपॉलजी देना पड़ा है, मैनेजमेंट की वजह से। और फिर तीसरे हैं, जो बहुत बड़े एंकर हैं, जो भी कभी-कभार कांग्रेस या आपके प्रवक्ता बन के ही तो एंकरिंग जिन्होंने करते हैं। अपॉलजी देने वाला है वो भी तो छोड़ गए। हाँ, वो छोड़ गए और जो यहाँ तो हम नाम ले सकते हैं, राहुल कंवल छोड़ गए। राहुल आपने कन्वल पहला छोड़ नाम गए। प्रीति चौधरी का लिया था और ये दूसरे अच्छा, राहुल कंवर भी छोड़ गए, शिव ऐसा? अरोड़ भी छोड़ गए। अच्छा। और जो चौथे हैं, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, वो तो हमेशा ये कांग्रेस का प्रवक्तागिरी या आप का प्रवक्तागिरी करते रहते हैं। हाँ, राजदीप और जी।
और उनको कभी भी अब तक माफी नहीं मांगना पड़ा है। तो दीज थिंग्स एड अप आफ्टर अ पॉइंट। आपको कई बार बोला जा चुका है, आप सुनते नहीं हैं, एंड एट सम पॉइंट द गवर्नमेंट क्रैक्स। बहुत बार 11 साल उनको फ्री रेन दिया गया है। अभी तक अगर समझ नहीं पाए हैं, देन बेस्ट ऑफ लक टू देम। आपने देखा था कि एक बहुत वरिष्ठ महिला पत्रकार एंकर हैं जो उनके साथ, उन्होंने भी ये घोषणा कर दिया था कि जो गेस्ट्स वो अपने प्रोग्राम पे लाती हैं, उनपे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। ये ऊपर से आदेश आते हैं कि कौन उनके प्रोग्राम पे बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा करके। हाँ, वो अंजना ओम कश्यप ने बोला था, ठीक है, अच्छा, करेक्ट। अच्छा, ओके, नहीं, यहाँ हाँ, पे आप नाम ले सकते हैं, दिस इज पब्लिक नॉलेज, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। सो यही हुआ है। तो बट आई गौरव थिंक सावंत कैसे बचे हुए? देखिए, गौरव सावंत किसी से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जो उनके मन में आए वो वही करते हैं, और देखते हैं, शायद ना, आई मीन यू नेवर नो व्हाट्स इन द वर्क्स, नो। या दैट्स राइट। तो आइए, लेट्स गो टू ट्रम्प एंड टैरिफ एंड द मार्केट मेनिया, जो कि चारों तरफ आप देख रहे हैं। आज सवेरे से हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ मार्केट्स गिरे जा रहे हैं। हांगकांग डाउन 13% और बाकी 5% से कम तो कोई गिरा ही नहीं है। और अभी जब है आपका यूके और जर्मनी ये सब खुले हैं तो दे मतलब 5% तो नॉर्म है। इंडिया अकेला है जो 3% पे, अभी लास्ट आई हैड सीन इट वाज 3 पॉइंट सम परसेंट, आई थिंक 3.6%। लेटेस्ट में देख लेता हूँ क्योंकि अब तो एंड हो गया होगा। तो 3.07% ओनली, 3.07। नो सॉरी, आज 7 अप्रैल। हाँ, टाइम क्या हुआ अभी? 3:15 हो गया ना? 15, हाँ। 3:15। हाँ, so it is 2.93% at the end. Not bad, not bad. तो Minus saying अब live update is 3.02%, but anyway. पर देखिए, इसका हमको पता था हिंदुस्तान पे डायरेक्ट इफेक्ट कम होने वाला है। किस देशों में ज्यादा इफेक्ट हुआ है? जो देश इंटरनेशनल फाइनेंस ब्यूरोक्रेसी पे बहुत निर्भर है, और ये वही इंटरनेशनल फाइनेंस ब्यूरोक्रेसी है जिसमें ओमिdyar का चलता है, सोरोस का चलता है, ब्लैक रॉक का चलता है। वही लोग जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी शामिल होते हैं, ये इको हेल्थ अलायंस और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी शामिल होते हैं, और यही लोग हैं जो टेस्ला के पीछे जा रहे हैं, इलॉन मस्क के पीछे जा रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। सो ट्रंप ने ये शायद पहले टर्म में भी तैयार कर दिया था कि उनका पावर बेस कहां से आता है। ये पूरा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर कहां से शुरू हुआ था? गैट टॉक से, जो WTO बना फिर एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड, व्हिच फाइनली बिकेम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हर बंदा जो WTO में है, इन लोगों से मिला जुड़ा हुआ है। वो उस ग्लोबल अग्रीमेंट को तोड़ना चाह रहे हैं, जो बहुत सक्सेसफुली भी कर पाएंगे। अब एक WTO बंदा जाके, या गैट जो भी है, जाके कैसे बोलेगा, या ब्लैक रॉक का बंदा या कोई या सोरोस का बंदा कैसे जाके कोई भी इन्वेस्टर को बताएगा कि भाई मैं करवा सकता हूं तेरा काम? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि अगर उसने बोल भी दिया करवा दूंगा, उसको पता नहीं चलेगा कि ट्रंप परसों क्या करेगा। आज बोलेगा कि घास नीला है, कल बोलेगा घास लाल है, तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर पाओगे? Now they brought down Tesla share prices. He is now bringing down all their prices. आप मेरे एलाइज का स्टॉक, शायद मेरे एलाइज को भी नुकसान पहुंचे, नो प्रॉब्लम, पर तुम्हारे पे मैं नुकसान करके ही रहूंगा। दिस इज टारगेट नंबर 1। और इसमें बड़ा टारगेट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेसी, जो मैं मानता हूं एकदम करप्ट है। क्योंकि इधर ये ना सब लोग अपने आप को टीवी पे गाली देते हैं, उधर जाके सब चुम्मा चुम्मी करते हैं। कहते हैं ना, दिन में सिस्टर रात में बिस्तर,
वो उस टाइप का है, सिस्टर भी नहीं, दुश्मन, दिन में दुश्मन रात में बिस्तर। वो उधर डावोस में होता है, वियना में होता है, ज़ूरिख में होता है, ये सब तो वो चल रहा है, उसको बंद करवा रहे हैं। दूसरी बात क्या है, जब इन्फ्लेशन सेट इन होता है, इसके वजह से इन्फ्लेशन तो सेट इन होगा ही, तो आपके फेडरल रिजर्व को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट जबरदस्ती नीचे लाना पड़ेगा, यानी कि बोरोइंग्स सस्ते हो जाते हैं, इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है बोरोइंग्स के लिए। दूसरा चीज क्या होता है, मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रम्प, इन्फ्लेशन प्लस लो इंटरेस्ट रेट क्या देता है, इन्फ्लेशन से आप डेट, आपका जो डेट बर्डन है वो कम होता है, क्योंकि सब कुछ डॉलर पे पेग्ड है, गोल्ड पे तो पेग्ड नहीं है। जब गोल्ड पे पेग्ड था तब कुछ नहीं हो सकता था, पर अब डेट पे पेग्ड है, देन द गोल्ड स्टैंडर्ड मीन्स नथिंग। सो क्या हो जाता है, आपका जो डेट बर्डन है वो कम हो जाता है, नंबर वन। तो इन्फ्लेशन से एक्चुअली इट इज अ प्रूवन इकोनॉमिक मेथड कि यू कैन गेट रिड ऑफ डेट स्लोली 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 थ्रू इन्फ्लेशन। दूसरा क्या है कि आपने इंटरेस्ट रेट घटा दिए, तो जो इंटरेस्ट आपको पे करना है डेट पे वो भी कम हो जाता है ना। तो दो तरफा अटैक है, और ये डेट होल्ड कौन करता है, यही सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सोरोस के दोस्त, क्लाउस श्वाब के दोस्त, डब्ल्यूटीओ के दोस्त, डब्ल्यूईएफ के दोस्त, डब्ल्यूएचओ के दोस्त, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के दोस्त, यही सब लोग हैं, हमेशा यही सब लोग होते रहते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं को बहुत ज्यादा नुकसान पड़ता है, ठीक है। हम पे असर पड़ने वाला है थोड़ा बहुत, पर मैं मानता हूं उन्होंने जाके मोदी और ट्रंप ने कुछ जाके कोऑर्डिनेट करके ही छोड़ा है। क्यों करके मैं बताता हूं। अगर आप हाँ देखेंगे मैंने वो हाँ, टेबल लेकिन हमारा तो जीता है, जो मैंने बताया उसके हिसाब से हमारा तो रिलेटिवली अगर देखें तो हमारा तो सबसे कम हुआ है, सो वी आर द गेनर। नॉट ओनली कम है हमारा, इसमें कंप्लीटली रिवर्स भी कर सकते हैं इसको, पता है कैसे। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे बड़े बड़े एक्सपोर्ट्स थे अमेरिका के लिए, वो सब एक्सक्लूजन लिस्ट में, यानी कि उन पे टैरिफ नहीं लगता है, ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल्स, मशीन पार्ट्स, एटॉमिक रिएक्टर्स, मिनरल्स एंड मिनरल डेरिवेटिव्स, ये सब निकाल दिया है। किस पे डाला है, टेक्सटाइल्स पे, ठीक है। पर टेक्सटाइल्स पे कितना डाला है, इंडिया पे 27% डाला है, बांग्लादेश पे 37% डाला है, चाइना पे भी 37 डाला है, पर इसके पहले 20% ऑलरेडी लगा दिया था, यानी कि चाइना पे इफेक्टिवली 57% का टैरिफ है। तो अब क्या होता है कि वही $10 ये सारी 46%। नो 20 प्लस 37 57% हो गया ना। नो नो, वियतनाम आई एम सेइंग, वियतनाम 46%। नाउ उसने हमारा एक किस्म से मदद किया है, ठीक है। हमारा जो $10 का टी शर्ट था, अब $12 12.60 $12.60 के लिए बिकेगा। पर वही $10 का टी शर्ट जो बांग्लादेश से आ रहा था, वो $13.70 का बिकेगा। जो चाइना से आ रहा है, $15.70 का बिकेगा, ठीक है। तो competitive, we have now become very competitive in the American market for textiles। और इसमें क्या होने वाला है, बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है 80% टेक्सटाइल्स है। तो जब उन्होंने बोला बांग्लादेश आई एम गिविंग टू यू, असली में ही वाज गिविंग बांग्लादेश टू यू। वो मीटिंग में हुआ था ना मोदी के साथ, बांग्लादेश आई हैव लेफ्ट इट टू हिम, द प्राइम मिनिस्टर, आई हैव लेफ्ट इट टू द प्राइम मिनिस्टर, ये बोला था उसने। प्राइम मिनिस्टर, I leave it to the prime minister, he's left it to the prime minister। So इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी है, 2-3 बिलियन डॉलर का हमको धक्का लगने वाला है। पर अगर आपने टेक्सटाइल सबको ये किया, एक्चुअल में सबसे ज्यादा इसमें तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है, फार्मा का। देखिए अभी भी जो प्रीकर्सर्स हैं फार्मा के लिए, वो अभी भी चाइना से आते हैं, हिंदुस्तान में नहीं बने आ रहे। काफी So चेंज हुआ है, if you बनने लगे हैं अभी invest, यहाँ। if you invest money properly enough, you will get it। अभी ये जो पीयूष गोयल का जो एटीट्यूड था, उससे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको तभी मिलेगा जब आप प्रॉपरली ये करोगे और बाबू लोगों से बिजनेस नहीं करवाओगे। सो देयर इज लॉट्स, यू मे लूज 2-3 बिलियन डॉलर्स, पर इसका मतलब ये भी है, आपने अगर अपना अगर दिमाग लगाया 2-3 साल में, आप कम से कम 200-300 बिलियन डॉलर जमा कर सकते हो इसमें से। पर करेंगे या नहीं ये किसको क्या पता, बाबू लोग बैठ के बोलेंगे फैसिलिटेशन फी दो, ये दो वो दो,
डिनाई करते रहेंगे, समझेंगे भी नहीं कि क्या है भाई, क्या नहीं है करके, तो देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल इट इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू री इंडस्ट्रियलाइज। मैं आपके प्रोग्राम पे कितनी बार बोल चुका हूं कि 1990s में जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन का अपॉर्चुनिटी खो दिया, उसके बाद हमको फिर से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जाने वाला है। ट्रंप ने एक किस्म से एक चमत्कार कर दिया है कि आपको दूसरा अपॉर्चुनिटी मिला है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। अब देखिए, अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल नहीं करोगे, वो किसकी गलती है? मशीन पार्ट्स को तो एक्सक्लूड कर दिया है उन्होंने। यू कैन गेट दैट मैन्युफैक्चरिंग, आप करोगे नहीं। दिस इज जस्ट लाइक जब ट्रंप ने इस पूरा इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर धक्का करना शुरू कर दिया था, तभी आपको सब इलीगल बांग्लादेशियों को धक्का मारना चाहिए था। आपने उसका फायदा नहीं उठाया, ये किसकी गलती है? और करेक्ट। उसी टाइम पे ये कैश इन हाउस स्कैंडल ब्रेक हुआ। उसका भी आप फायदा उठा सकते थे विद रिगार्ड्स टू सीए, एनआरसी एंड डिपोर्टिंग इलीगल इमिग्रेंट्स। वो भी आपने नहीं किया। भाई कितने अ, आपको अपॉर्चुनिटी दिए जाएंगी। ये आपको पता है, ये एक जोक है कि प्लेन क्रैश होने वाला था और उसमें उधर बहुत बड़ा राम भक्त था, और उसने बोला कि भगवान श्री राम, मैं आपका रोज 100 बार राम नाम, रोज 1008 बार राम नाम लेता हूं। आप मेरे को बचा दीजिए, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त। तो एयर होस्टेस आके बोलती है, देखो बस 3 पैराशूट हैं, ये तुम्हारा एक पैराशूट है। उसने बोला, नहीं नहीं, हमको आके राम राम जी ही बचाएंगे। फिर क्या होता है कि प्लेन क्रैश में जब क्रैश होने वाला होता है, ये कैप्टन बोलता है, देखो तुम सब जितने लोग पीछे जा सकते हो तुम बिल्कुल पीछे चले जाओ, क्योंकि क्रैश में हमेशा प्लेन का लास्ट पार्ट ही बचता है। वो बोलता है, नहीं कोई नहीं नहीं, जरूरी मैं थोड़ी है। करूंगा, क्योंकि राम जी ही मेरे को बचाएंगे। प्लेन क्रैश होता है, वो जहां है वो मर जाता है, और वो क्योंकि बहुत अच्छा बंदा था, वो ऊपर चला गया फिर, और वो राम जी से, उनका आत्मा राम जी से मिले, और उसने बोला, राम जी मैं आपका कितना बड़ा भक्त, आपने मेरी कोई भी मदद नहीं की। और राम जी ने बोला, भाई तू क्या आदमी है, पहले 3 पैराशूट थे, उसमें एक पैराशूट मैंने तेरे को ऑफर किया, तूने लिया नहीं। फिर तू बीच में बैठा था, फिर भी मैंने पायलट से बुलवाया तेरे को कि पीछे जा, क्योंकि जो भी पीछे थे टेल एंड ऑफ द प्लेन में थे, सब बच गए। तब भी तू नहीं माना। अब तू आके मेरे से पूछ रहा है, जब मैं तेरी मदद करता हूं तू लेता है नहीं। हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज डू यू वांट? आपको अपॉर्चुनिटी दिया गया है, और आपके मंत्री क्या बोल रहे हैं? आप आइसक्रीम फैक्ट्री खोल रहे हैं, क्लाउड किचन खोल रहे हैं। भाई आइसक्रीम फैक्ट्री, क्लाउड किचन भी 5-10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है ना, वैल्यू जनरेट करता है ना। और जो सेमीकंडक्टर वाले हैं, वो देखा है कितने सारे लोग बोल रहे हैं कि ये किस किस तरह से उनको साबोटाज किया गया है। भाई आपके मंत्री ऐसे होंगे तो देश की तरक्की कैसी होगी? और फिर सॉल्यूशन क्या है? हेल्पलाइन। आपको कभी भी जोमेटो हेल्पलाइन पे, स्विगी हेल्पलाइन पे, अमेजॉन हेल्पलाइन पे असली मदद मिला है? प्लीज वेट, योर कॉल इज ऑन होल्ड, एस्टिमेटेड टाइम इज 27 मिनट्स। डिंग डोंग। और रेजोल्यूशन के लिए किसके पास जाएगा? जिस बाबू के खिलाफ आपने कंप्लेन किया। अच्छा ये बताइए एक चीज कि यूनुस और नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग में क्या हुआ? कुछ देखिए, अब जब ट्विटर पे झगड़ा होता है ना, आ, वो अंकित तो भाग गया नेकेड ऑयल रेसलिंग से, फिर किसी ने जाके उसके कमरे के बाहर वो तेल का बोतल लगा दिया, और फिर वो भाग गया होटल से भी। अब क्या होता है कि जब लीडर्स मिलते हैं, his fan club is sending messages to you. You're not responding. मैं क्या करूं? So he's a very dear friend of mine. Ankit's a very dear friend of mine. We need to do naked oil wrestling using Dabur Amla Kesh Tel. I invite him openly on this platform. Uh, you sold tickets also. फिर
टिकट को You क्या had to आपको return. यू हैव टू रिटर्न। आपका तो भारी फाइनेंशियल लॉस हुआ ना उस बहुत लॉस हुआ, बहुत बहुत लॉस। लॉस। It was a क्योंकि कम sold से out event. हाँ 10,000 लोगों ने वो गोलकोंडा सुपर डायमंड टिकट खरीदा था एंड Mm. यू हैव टू रिटर्न ऑल द मनी, हेवी फाइनेंशियल लॉस। सो इसमें क्या होता है कि जब लीडर्स मिलते हैं तो नेकेड ऑयल रेसलिंग नहीं होता है। डिसएग्रीमेंट होता है कि आपने ये बोला था, ये शायद वाइज नहीं था। बहुत पोलाइट किस्म से होता है, मुक्का मुक्की नहीं होता है, गाली गलोच नहीं होता है, टोन भी ऊपर नहीं जाता है, बहुत मैटर ऑफ फैक्टली होता है। इनफैक्ट जितना ज्यादा डिसएग्रीमेंट होता है उतना ही ज्यादा मीटिंग पोलाइट हो जाता है कि कहीं गलती से भी हम अपना टेम्पर ना खो जाए, बिकॉज दैट इज अ डिप्लोमेटिक डिजास्टर जो व्हाइट हाउस में हुआ था जेलेंस्की और वांस के बीच में, Yeah. है ना? यू डू नॉट वांट इट टू गो लाइक दैट। असली अच्छा कातिल वही होता है अगर किसी ने मेरे को दिया 10 रुपए संजय दीक्षित को मारने के लिए, मैं ये नहीं आके बोलूंगा कि संजय दीक्षित खबरदार, माँ की गाली बाप की गाली मैं आके तेरा कर दूंगा, नहीं। संजय जी कैसे हैं आप, अरे बहुत ये हुआ, चलिए जाके जोधपुरी कचौड़ी खाते हैं, मैं आपके घर आऊंगा, कुत्तों से साथ खेलूंगा, आपका फेमस जलजीरा पीऊंगा, और फिर कोई नहीं देख रहा होता है। That is exactly what happened between Modi and Yunus. A very, very formal meeting, a polite meeting. That does not mean points were not made. People confuse politeness and decency for not making a point. Politeness and decency in diplomatic circles make a point much more clearly. The question is, does Yunus understand the problem he's in or not? क्योंकि इसको चाइना में कुछ नहीं मिला, इसका चाइना ट्रिप एकदम डिजास्टर था। अरे वो तो ऑफर कराया था पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट उसको, एंड चाइना ने कुछ लिया? कुछ भी नहीं। फाइनल स्टेटमेंट में कोई भी एग्रीमेंट साइन हुआ? कुछ भी नहीं। क्यों? उनको पता है ये बंदा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, और अगर वो आ गए फिर जो अगली सरकार आएगी उनकी डैश 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 होगा। सो वो ट्रिप डिजास्टर था। इस बार वो थोड़ा स्वीटी स्वीटी बनने की कोशिश कर रहा था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब इफ वी वर्क ऑन दिस टेक्सटाइल थिंग, जैसे मैंने समझाया कि अमेरिकन टैरिफ से हमको बहुत अच्छा हो सकता है, you can destroy the Bangladeshi economy in 6 months flat. 6 months. If डू वी वांट टू? see, we don't want to harm Bangladesh. That's the point. जब हम बोलते हैं हम अच्छे पड़ोसी हैं, हम असली में अच्छे पड़ोसी हैं। It depends on how far Yunus pushes us. और यूनिस ने अगर पुश किया तब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना सरकार को। सरकार भी स्वाटर नहीं बून रही है बैठ के, उनको भी पता है उनको क्या करना है। आप देखते हैं प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि जहां भी इंडस्ट्री ग्रोथ और पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी होता है, आपके जो कॉलीग्स हैं इंडियन अनशंट सर्विस में, वो आके अपना कट मांग लेते हैं ना, तो क्या करेंगे? पाकिस्तान में एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, द आईएएस, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दिस, द आईएएस इज टू इंडिया जो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी इज टू पाकिस्तान। जो उनका इकोनॉमी अच्छा हो सकता था, थोड़ा थोड़ा ज्यादा क्रेडिट दे रहे हो आप। नहीं सच में, जो चाइना हाईवे था उससे जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट आ सकते थे वो खत्म ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सब आर्मी वालों ने, आर्मी वालों के रिश्तेदार जो लैंड ओनर्स हैं, उनको अपना शेयर लेना था, तो प्राइस इन्फ्लेट करके लैंड बेचने से मना कर दिया है। सो दे कांट गेट द लैंड, इट कांट बी फिनिश्ड। इधर भी यही होता है, आप मेरे को कट दो, नहीं तो फिर मैं आपको इंडस्ट्री बनाने नहीं दूंगा। आईएसआई इक्वल्स आईएएस, फुल स्टॉप, इट्स वेरी सिंपल। Doesn't happen everywhere.
गुजरात देखो, में तो आप जैसे ही आईएसआई में जाएँगे भी कोई उसके अच्छे लोग होते होंगे, उसके किसको क्या उसके पता? उसके देयर 48 आवर्स में सारे आपको सैंक्शंस और परमिशन सब मिल जाएँगे। ऐसे ही कई और स्टेट्स हैं। अ, इट्स प्रीटी नहीं, गुड इन स्टेट्स तमिलनाडु, दो तमिलनाडु में इंडिविजुअल्स। आपको सिंगल विंडो सिस्टम है, सिंगल विंडो पे कुछ चढ़ाना पड़ता है। गुजरात में तो चढ़ाना भी नहीं पड़ता। महाराष्ट्र हैज़ वेरी गुड सिस्टम। अब यूपी में सुना है मैंने, आई हैव नो डायरेक्ट एक्सपीरियंस कि बहुत अच्छा मैं अभी सिस्टम बना मद्रास दिया। में बैठा हूँ अपनी मम्मी के घर पे। अगर मैं तमिलनाडु की स्टोरी सुनाने लगूँ, सिंगल विंडो गई भाड़ में। सिंगल सीएम है, बोल दो। ये systems they are all gamed. I will tell you really scary stories about single window system. It's a eye wash. इसमें कुछ होता नहीं है, तो आप देख लीजिए ये जो है ना आईएएस इक्वल्स आईएसआई सेम सेम। ये मैंने इवोर जेनिंग्स की बात किया था ना, वो 1952 पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, इवोर जेनिंग्स ने उसमें लिखा था the net result of partition wasn't that India got the Hindus and Pakistan got the Muslims. It was that Pakistan got the army and India got the bureaucracy, and they will hang around their necks like a hangman's noose. Quote. सॉरी, मैंने बहुत आपको गाली दे दी आप ही के प्रोग्राम पे। नहीं तो आप वो अपने पिताजी को भी दे दिया, माताजी को भी दे दिया, डज़न्ट मैटर। और जब भी मैं ये बात करता हूँ ना, अगर मेरी माताजी अगर अभी-अभी इधर आपने डिस्क्लोज़ किया है कि आपके पिताजी बड़े लेफ्टिस्ट थे, उनका नाम ही लेनिन था। बट ही चेंज्ड इट टू अजय कुमार मित्रा। तो सर्विसेज़ में क्या नाम था? अजय कुमार मित्रा, व्हेन ही जॉइन्ड इट वाज अजय कुमार मित्रा। ओके, हम्म। बट हिज़ गिवन नेम His given name was Lenin. In those days, it was very fashionable, no? 30s, 40s में बहुत क्रेज था उस टाइम। तो पता किसी को पता नहीं था ना कि लेनिन ने क्या किया था, स्टालिन ने क्या किया था। वो तो सब 60s में ही पता चला ना सबको। आफ्टर Khrushchev, late 50s and then 60s when जब Khrushchev ने सब कुछ खोल के बताया कि स्टालिन ने क्या सब किया था। So that is when people got to know. तब तक तो वो बहुत पॉपुलर थे लेनिन का नाम। My तो father, आप में लेफ्टिस्ट ब्लड है? आप ये चेक had करना my पड़ेगा ना। father been alive today, he would have been 86 years old. तो यू कैरी लेफ्टिस्ट ब्लड, तो हमको तो थोड़ा ये डिस्काउंट करना पड़ेगा ना। अरे लेफ्टिस्ट ब्लड छोड़ो, मैं तो खुद कम्युनिस्ट था। जब मैं मॉस्को में छोटा बच्चा था, मैं तो जाके केजीबी से रोज विनती करता था, मेरे को भर्ती कर लो, मेरे को भर्ती कर लो, आई वांट टू फाइट अमेरिकन। उन दिनों में अगर आप पूछते मेरे से कि सबसे बड़ा एनिमी कौन है, पाकिस्तान नहीं होता था, अमेरिका होता था। वो तो आज भी है लेफ्टिस्ट के लिए। हाँ, आज भी है लेफ्टिस्ट के लिए। सो इट्स फाइन। इट्स you know you evolve mentally. But the left doesn't evolve. Now they have gone back to baby. So this is a very famous quote. Till you're 30, if you're not a leftist, you don't have a heart. Over 30, if you remain a leftist, you've got no brain. 25 बोला है वैसे तो। 30 था, but now I think given how smart our kids are, I think 18 साल में ही हो जाना चाहिए। 18-20 साल में हो जाना। 18 साल में नहीं होगा। 25 is fair. You can settle on बेसिकली 25. जब से आपका पहला पे चेक आ जाता है ना, और उस पे चेक में इफ यू आर स्केर्ड ऑफ गेटिंग सैक्ड, if you are not scared of getting sacked, you will remain a leftist. Which is why so many babus are leftist, because there is even no matter what happens, they will not get sacked. But if you're scared of getting sacked, the moment you get बाप का पैसा मेरा पैसा है, पर मेरा पैसा किसी और का नहीं है. That is how it works. हाँ, तो हम हमारा जो मेन कंसर्न था वो था यूनुस से बातचीत, और यूनुस से बातचीत में आपने जो है वो पता नहीं क्यों अपनी ट्राइब को ले आए आप। और यूनुस से बातचीत के अलावा ये बताइए फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हमारे दूसरे नेबर के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा? उनके ऊपर भी 29% लगा है, 30%, सॉरी। पाकिस्तान प्रोड्यूस क्या करता है? फुटबॉल. उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है फुटबॉल एंड डिल्डोस. दे स्पेशलाइज इन लेदर, सेक्स टॉयज एंड फुटबॉल्स.
और ये तो हराम है। वो तो हराम है, अब क्या कर सकते हैं। तो वैसे भी आई थिंक देयर ट्रेड डेफिसिट इज फेयरली लार्ज। It's going to hit them very badly, but a delegation is going to Pakistan to explore minerals. हाँ, आपको पता है ना, आई थिंक आज ही मिनरल्स या तो सारे बलूचिस्तान में है। बलोचिस्तान में है, ठीक है, उधर क्या होगा आप मिनरल्स बताइए। बलूचिस्तान में तो वो घुसने ही नहीं दे रहे, क्या करेंगे? आप देखिए, पहले प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा ना। हाँ, प्रोस्पेक्टिंग में बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है। Till then, the sanctions will be the tariffs will be in effect. How will Pakistan survive? अब इनकी जो सबसे बड़ी वो कॉपर गोल्ड माइन है रेको डेक वाली, उसका रास्ता ही बंद है। There you go. अब Do you think रेको डेक America जाना will है come? तो आप अफगानिस्तान से जाओ। हाँ, so आप देख लो, ये वो जा सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं बात करने के लिए, पर एक्चुअल आउटकम कुछ नहीं होगा। ये जो सब बोल रहे थे ना, अफगानिस्तान इज सिटिंग ऑन $2 trillion वर्थ ऑफ मिनरल्स, हाँ, that was based on a 1970s Soviet prospecting report. Most of it is unrecoverable minerals. अब ठीक है, जाने दो, इसमें आई एम नॉट वरिड, आई एम नॉट इवन रिमोटली वरिड अबाउट ऑल ऑफ दिस। नहीं, लेकिन ये तो दो जो है रेको डेक और सैंडक, ये जो ईरान बॉर्डर के पास हैं दोनों, बिल्कुल ये अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर के पास है, ये Why तो why ऑपरेटिंग माइंस है, तो ऑपरेटिंग why do you माइंस। think the train was hit? Why do you think the train was hit? उसको ट्रेन वाज निकालने, हिट ऑन अ डिफरेंट रूट, नॉट ऑन दिस रूट। it doesn't matter. Once you hit a train, you've established the principle, na? There you go. No, I didn't understand the connection. देखिए, अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं कि मैं आपके घर में आके आपका सोना चोरी कर सकता हूं, पॉइंट प्रूव करने के लिए मेरे को आके आपका सोना नहीं चोरी करना है, आपका चश्मा भी चोरी कर लिया काफी है, यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट हैज बीन मेड। You don't have to hit that route to show that you can hit a train route. और चीनियों के साथ तो अमेरिकन देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। नहीं, वो तो रफ्तान वाला रूट है, उसपे तो इट्स मच मोर इजियर टू हिट, वो तो बिल्कुल ही डेजर्ट है पूरा रफ्तान वाला जो एरिया है। But the Balochistan routes are extremely, they are too long, they are too isolated, they're very easy to intercept. वेरी इजी, इनफैक्ट ये तो जो जिसपे हिट किया है ये तो मेन रूट है इनका, क्वेटा टू मेन, कराची। अगर मेन रूट कर सकते हैं तो पेरिफेरल रूट क्यों नहीं कर सकते? वो तो बहुत आसानी से, उसपे तो कोई मालगाड़ी ही ज्यादा चलती है, या कभी कभी दिन में एक ट्रेन चलती है, हो मैक्सिमम, जाती है तफ्तान तक, है ना? तो जाहेदान ये तक जाती थी पहले, शायद मेरे ख्याल से अभी भी चाह रही है कि नहीं जा रही, one पता नहीं। point of time long back. यूज्ड टू गो अप टू जाहेदान। There used to be a Trans-Asian route. I think people have forgotten that. You could go all the way up to Jerusalem almost by train at one point. Yeah, but then there was a gauge change. Lots of things happened. Gauge change. जाहेदान तक ब्रॉड गेज जाता था, और उसके बाद फिर स्टैंडर्ड गेज पे चेंज करना पड़ता था, देन यू कुड गो राइट अप टू। And the Iranian system was interconnected with the Ottoman system. And when the British took away Jerusalem, it was still connected to the Ottoman system. So technically, you could take a train from Delhi, and changing trains, you could go all the way up to Jerusalem. Yes, and of course you had the Orient Express running from Istanbul. From Istanbul to London, na? No, Paris, sorry. Istanbul to Paris. Paris, then through ferry, and then to London. Then through ferry to London. But yeah. पर उधर तो means of transportation change हो गया, इधर it was train throughout. तो ये तो है उनके पास भी दिक्कत, तो हाउ विल दे सर्वाइव फाइनेंशियली नाउ? तो जो थोड़ा बहुत उनका जो टेक्सटाइल का डबल लिनेन और थोड़ा लेदर का जो पड़ता था, उसके ऊपर तो भारी टैरिफ लग गया। हाँ,
अब देखते हैं, आपको उसमें भी घुसना है। आई थिंक देयर इज बिन नो बेटर टाइम टू सेट अप अ फुटबॉल इंडस्ट्री एंड अ सेक्स टॉय इंडस्ट्री इन इंडिया। इमेजिन हाँ, पंजाब ने तो अपने इमेजिन आप को डी इंडस्ट्रियलाइज कर लिया, अदरवाइज पंजाब कुड हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। well, we didn't deindustrialize Punjab. The Khalistanis deindustrialized Punjab खालिस्तानी with स्टेट insurgency. Yeah. उन्होंने किया। No. Had they allowed that 1990s was the end peak of that insurgency. They destroyed any prospects it had. Otherwise, Punjab could have profited. क्या करें सर? तो फिर एक लास्ट में आप हमको एक ये जो सिनेरियो बन रहा है और जो ट्रम्प बाबू कह रहे हैं कि हम लेफ्टिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और डॉलर को भी हम नीचे ले आएंगे, उससे हम अपना डेट कम कर देंगे और हम अपने बजट को बैलेंस कर लेंगे और वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर देंगे। इसमें से कौन-कौन सी चीज़ है वो कर पाएंगे, कौन सी नहीं कर पाएंगे? To quote Nehru, we will redeem our promises in substantial measure, not completely. वो क्या स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर वाला स्पीच में उसने ऐसे ही कुछ बोला था ना। Anyway, it was read from a script, so I don't give it much bhav. And it's not even a very good speech, but anyway, we shall redeem it in substantial measure. देखिए, even if he manages to achieve पास मार्क क्या होता है सीबीएसई में 45%? 45 होता है क्या? मैं तो यूपी बोर्ड वाला हूँ भाई, हमारा तो 33 होता था। हैं? नहीं, हमारे इधर 33 फेल होता था, 45%। मेरे को पता है क्योंकि मेरे को हिंदी में हमेशा 49, 48, हाईएस्ट आई गॉट इन हिंदी वाज 51। और जिस दिन मैं 51 लाया, मेरे पापा, अरे वाह, मेरा लड़का बहुत सयाना हो गया है। It's very proud of me when I got 51. हाँ, so 45%, even if he achieves 45%, 46%, yes, still achieved substantially. 46% of a $36 trillion debt, very good. 46% destruction in the wealth of the international left ecosystem and international financial bureaucracy, very good. How is it not good? So even if he achieves 45% pass mark, CBSE pass, very good. चलिए, ट्रम्प जो है वो मार्केट्स की ऐसी तैसी करके सीबीएसई में पास होने के जुगाड़ कर रहा है। एट दैट नोट हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं यहीं पर। दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, अभिजीत को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गाली देना भी है तो पर कमेंट कर दीजिए। इफ यू आर थिंकिंग गालीज टू गिव मी राइट नाउ, कमेंट कर दीजिए। और दैट्स इट, थैंक यू।